साइरस आज़म ईरानी सल्तनत का बानी 590 कब्ल मसीह से लेकर 529 कब्ल मसीह का दौर। माजी में ईरान को फारस कहा जाता था। ईरान रुए अर्ज के उन अव्वलीन ममालिक में से एक है जहां होमो सेपियंस इंसानों ने अव्वलीन तहजीबों को जन्म दिया है, सियासी रियासत की बुनियाद रखी है और एक सिविलाइज्ड इंसानी समाज कायम किया था। तहकीकदानों के मुताबिक ईरान में 3 लाख साल पहले इंसानों की एक दूसरी स्पेशी होमो नरीड्रल आबाद थी। उसके अलावा होमो सेपियंस इंसानों की आमद ईरान में तारीख का अंदाज़ा 30,000 साल पहले का लगाया जाता है। 10,000 साल पहले ईरान में खेती बाड़ी और मवेशी पालने का आगाज़ हुआ था। ज़राअत की तारीख का इस दुनिया में ये अव्वलीन तरीन दौर है। यहाँ 7,000 साल की उम्र के ऐसे बर्तन भी दरियाफ्त हुए हैं जिनसे यहाँ के बसने वाले लोगों की खुशहाली का पता चलता है। ईरान के शहर सूसा के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये 4,395 कब्ल मसीह में तामीर हुआ था। इस शहर को दुनिया का दूसरा बड़ा शहर करार दिया जाता है। ईरान की पहली हुकूमत 4,000 कब्ल मसीह में कायम हुई थी, जिसका दारुल खिलाफा सूसा शहर था। इसके अलावा ईरान के ही एक दूसरे हिस्से किरमान में जुरूफत नामी तहजीब भी 4,000 कब्ल मसीह में मौजूद थी। इसी तहजीब में फ़ारसी ज़बान ने परवरिश पाई थी। 900 कब्ल मसीह में इराक़ की सामरी सल्तनत ने ईरान पर कब्ज़ा कर लिया था। सामरी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। ताहम सन 1612 सने ईस्वी में ईरान के एक इलाके मीडोस के एक हुक्मरान साइरस आज़म ने तमाम ईरानी इलाकों को मुत्तहिद करके ईरान को सामरी सल्तनत से आज़ाद करवाया और सामरी सल्तनत का दारुल खिलाफा नैनवा, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शहर था, उस पर साइरस आज़म ने हमला करके उस शहर को तहस नहस कर दिया था। साइरस आज़म ने उसके बाद ईरान की सबसे पहली खुद मुख्तार सल्तनत अकामेंडी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये ईरानी सल्तनत न सिर्फ ईरान की हुक्मरान थी बल्कि उसके इक़्तिदार का सूरज मशरिक़ वुस्ता, मिडिल ईस्ट और हिंदुस्तान तक चमकता था। साइरस आज़म ईरानी सल्तनत का बानी था। उसने जुनूब मगरबी ईरान के एक मातहत फरमारवा के तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और 3 सल्तनतों को गैर मामूली फतूहात हासिल करते हुए तहबाला कर दिया। उनमें बेबीलोनियन यानी बाबलियों, लाइदियों और मेडियों की सल्तनतें शामिल हैं। कदीम मशरिक़ वुस्ता के एक बड़े हिस्से को एक ही रियासत की सूरत में मुत्तहिद कर दिया, जो हिंदुस्तान से बहेरा रोम तक फैली हुई थी। जुनूब मगरबी ईरान में पर्सिस के सूबे में, जो अब फारस के नाम से जाना जाता है, साइरस आज़म, जिसका असली नाम कोरोश था, 590 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। ये इलाका उस दौर में मीडियों की सल्तनत में शामिल था, जबकि साइरस का ताल्लुक मकामी सरदारों के एक सिलसिले से था जो मेडियों के बादशाह के बाजगुजार था। बाद के ज़माने में साइरस के मुताल्लिक़ एक किस्सा पैदा हुआ जो यूनानी बादशाह के किस्से से मुशाबहत रखता था। इस कहानी के मुताबिक साइरस मीडियों के बादशाह एस्ताजीस का पोता था। इसकी पैदाइश से कबल एस्ताजीस ने एक ख्वाब देखा था कि उसका पोता उसकी तबाही का मौजब बनेगा। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद कत्ल कर दिया जाए। ताहम जिस कारिंदे को ये मज़मूम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने ऐसा होलनाक काम करने का हौसला नहीं किया और उसने वो बच्चा एक गडरिए और उसकी बीवी के हवाले कर दिया कि वो उसको हलाक कर दें। ताहम वो उसे कत्ल करने पर ख़ुद को आमादा ना कर सके, बल्कि ख़ुद उसकी परवरिश की, और जब बच्चा जवान हुआ तो उसने बादशाह का तख्त उलट दिया। ये किस्सा, जिसकी तफसीलात हेरोडोटस की तारीख में देखी जा सकती है, बिल्कुल मन घड़त मालूम होती है। साइरस के बचपन के बारे में तारीख खामोश है। हम जानते हैं कि करीब 558 कब्ल मसीह में साइरस अपने बाप कैम्बाइसिस अव्वल का जानशीन बना, जो ईरानियों का बादशाह और मेडी बादशाह का बाजगुजार था। साइरस ने 553 कब्ल मसीह में शहंशाह के खिलाफ बगावत कर दी और 3 साल तवील जंग के बाद उस पर गालिब आने में कामयाब हो गया।
ایرانی اور میدی دونوں لسانی اور نسلی اعتبار سے باہم قریب تھے۔ سائرس نے میدیوں کے ضابطہ قانون اور تمام انتظامی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کیا، سو اس کی فتح کسی حملہ آور کی فتح کی بجائے محض ایک شاہی خاندان کی تبدیلی معلوم ہوئی۔ جلد ہی سائرس نے غیر ملکی فتوحات پر توجہ دی۔ اس کا پہلا نشانہ ایشیائی کوچک کی لیبیائی سلطنت تھی، جس کا بادشاہ ایک اساطیری شخصیت کروسس تھا، لیکن سائرس کا آہنی عزم کروسس کی سحر انگیز شخصیت پر بھاری ثابت نہ ہوا۔ سائرس نے 546 قبل مسیح تک لیبیائی سلطنت کو فتح کر کے کروسس کو بھی اسیر کر لیا تھا۔ بعد ازاں وہ مشرق کی سمت بڑھا۔ فتوحات کے ایک سلسلے کے نتیجے میں اس نے تمام مشرقی ایران کو ایک سلطنت کی صورت میں یکجا کر دیا۔ ایرانی سلطنت 540 قبل مسیح تک ہندوستان میں دریائے سندھ اور وسطی ایشیا میں جیکسارٹیز تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے خود کو محفوظ کرنے کے بعد سائرس نے سب سے بڑی کامیابی کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ بابل کی امیر سلطنت تھی جو میسوپوٹیمیا میں واقع تھی۔ اس کی سلطنت میں قدیم مشرق وسطیٰ کی تمام زرخیز وادیاں موجود تھیں۔ سائرس کے برعکس بابلی حکمران نیبو ہندس اپنے عوام میں قطعاً مقبول نہیں تھا۔ جب سائرس کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کی تو بابلی فوجوں نے اس میں چندہ دلچسپی نہیں لی۔ کسی جنگ کے بغیر 539 قبل مسیح میں سائرس نے بابل حاصل کر لیا تھا۔ بابلی سلطنت کے زیر نگین شام اور فلسطین کے علاقے بھی شامل تھے، تو وہ بھی سائرس کے ماتحت ہو گئے۔ اگلے چند برس سائرس نے اپنی وسیع سلطنت کو مستحکم اور منظم کرنے میں گزارے۔ بعد ازاں وہ فوج کو لے کر جنوب مشرق کی طرف میسا گیتا کو فتح کرنے کے لیے بڑھا، جو خانہ بدوشوں کا علاقہ تھا اور بحیرہ کیسپیئن سی کے مشرقی ساحل پر سینٹرل ایشیا میں آباد تھا۔ ایرانیوں کو اولین کاوشوں میں فتح نصیب ہوئی، تاہم 529 قبل مسیح میں لڑی گئی دوسری جنگ میں بدترین شکست ہوئی اور دنیا کی عظیم سلطنت کا فرما روا قتل کر دیا گیا۔ کیمبائز دوئم کا بیٹا اس کا جانشین بنا۔ اس نے میسا گیتا کی فوجوں کو شکست دے کر ان سے اپنے باپ کی لاش واپس لی اور اس کو قدیم ایرانی دارالحکومت پسر گاڈیا میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس نے مصر کو فتح کر کے تمام قدیم مشرق وسطیٰ کو ایک سلطنت میں اکٹھا کر دیا۔ سائرس ایک بے پایہ فوجی اہلیت کا حامل شخص تھا، لیکن یہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ طبیعتاً وہ خلیق اور نرم خو انسان تھا۔ مقامی مذاہب اور رسم و رواج کے حوالے سے اس کا رویہ نہایت تحمل پسندانہ اور معتدل تھا۔ اس کو وحشت اور بربریت سے نفرت تھی، جو اس سے بیشتر قدیم فاتحین کا وتیرہ تھا۔ مثلاً بابلیوں اور خاص طور پر اشوریوں نے ہزاروں افراد کو قتل عام کیا، ان گنت لوگوں کو ملک سے نکال باہر کیا، جن سے انہیں کسی قسم کی بغاوت کا خدشہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے یہودا کو فتح کیا تو وہ آبادی کا بڑا حصہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آئے۔ جب 50 برس بعد سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اگر سائرس نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ یہودی 5ویں صدی مسیحی میں ہی اپنے وطن کو دیکھے بغیر وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ اس کے فیصلے کے پیچھے سیاسی محرکات بھی شامل تھے، لیکن اس امر پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دور کا ایک غیر معمولی انسان تھا۔ حتیٰ کہ یونانی بھی ہمیشہ یہ اعتراف کرتے رہے، جن کے لیے ایرانی سلطنت ایک طویل عرصے تک بڑا خطرہ بنی رہی۔ سائرس نے اپنا کام ایسی خوبی سے سر انجام دیا کہ اس کی موت کے بعد ایرانی سلطنت کا پھیلاؤ جاری رہا۔ یہ سلطنت تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ بعد ازاں سکندر اعظم نے ایرانی سلطنت کو فتح کیا۔ ایرانی سلطنت کے علاقے ان 2 صدیوں میں امن اور آسودہ کا گہوارہ بنے رہے۔ سکندر اعظم کی فتح بھی ایرانی سلطنت کا حتمی اختتام ثابت نہیں ہوئی۔ سکندر کے مرنے کے بعد اس کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار سیلوکس اول نیکٹر نے شام، ایران اور میسوپوٹیمیا
पर कब्जा हासिल किया और सेलूसी सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर यह गैर मुल्की कब्जा ज़्यादा अरसे तक कायम न रह सका। सेलूसी खानवादे के खिलाफ 3वीं सदी क़ब्ल मसीह के वसत में बगावत हो गई, जिसका सरबराह आर्सेसिस अव्वल था, जो खुद को साइरस आज़म का शाही सिलसिले का जानशीन करार देता था। आर्सेसिस ने ईरान और मेसोपोटामिया पर कब्जा हासिल कर लिया और बार्थेसिस सल्तनत की बुनियाद रखी। सन 224 सने ईस्वी में ईरानी शाही खानदान ने आर्सेसिड हुक्मरानों की जगह हासिल कर ली और खुद को सासानी कहलवाते थे, क्योंकि वो अपने आप को साइरस आज़म का शाही सिलसिले का जानशीन करार देते थे, और उनकी सल्तनत तकरीबन 400 साल तक कायम रही। तारीख़ आलम में साइरस आज़म की फतूहात एक अहम संग-मील साबित हुई। अव्वलीन तहजीब का ज़हूर सोमीर में तकरीबन 3000 साल क़ब्ल मसीह में हुआ। करीब 25 सदियों तक मुख्तलिफ सामी नस्ल अक़वाम, जिनमें अकावी, अशोरी और बाबली अक़वाम शामिल है, तहजीब के इस मरकज़ पर हुक्मरानी करती रही हैं। इस तमाम अरसे में मेसोपोटामिया का शुमार दुनिया की इंतहाई महज़ब और अमीर इलाक़ों में रहा, अलबत्ता मिस्र में भी करीब उसी दर्जे की कैफियत थी। साइरस के फतूहात ने, जो हमारे महफूज तारीख़ के वस्ता मकाम की निशानदेही करती है, तारीख़ आलम के इस अहम बाब का इख्तिताम किया। उसके बाद मिस्र और मेसोपोटामिया कभी सियासी और तहजीबी लिहाज से दोबारा मरकज़ी मकाम हासिल ना कर सके। उसके बाद सामी नस्ल लोग, जो उस ज़रख़ेज़ तरीन वादी के असल बाशिंदे थे, कई सदियों तक आज़ादी हासिल नहीं कर सके। ईरानियों के बाद जो एक हिंद यूरोपी कौम थी, मक़दूनियाई और यूनानी वारिद हुए। बाद अज़ा पार्थियाई, रोमन और सासानी हुक्मरानों ने इक़्तिदार संभाला। ये तमाम हिंदू यूरोपी कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमान फ़ातिहीन की आमद पर, जो साइरस आज़म के करीब 1200 सदियों के बाद इस इलाके में आए, फिर से सामी नस्ल कौम इस ज़रख़ेज़ वादी पर अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल करने में कामयाब हुई। साइरस की वजह शोहरत सिर्फ वो जंगे और ममालिक ही नहीं जो उसने फ़तेह किए, बल्कि ज़्यादा अहमियत उसके सियासी ढांचे की है, जो उसने अपनी सल्तनत में कायम करके यकसर बदल दिया था। अपने वसी और अरीज़ इलाके और तवील उम्री के बावजूद ईरानी सल्तनत तारीख़ आलम को मुतासिर न कर सकी। जिस तरह रोम, बरतानिया और चीन की तवील उम्र सल्तनतों ने इसमें अहम अबवाब का इजाफ़ा किया, ताहम साइरस के असरात का तज़किया करते वक्त ये अमर भी ज़हन नशीन रहना चाहिए कि जो फतूहात और कामयाबी उसने हासिल की, वो उसके बग़ैर मुमकिन न थी। सन 620 क़ब्ल मसीह में साइरस आज़म से करीब एक नस्ल क़ब्ल कौन ये सोच सकता था कि फ़कत एक सदी बाद तमाम दुनिया कदीम जुनूब मगरबी ईरान के एक यकसर गुमनाम कबीले की ज़ेर दस्त हो जाएगी। पीछे मुड़कर देखने पर भी ये नहीं लगता था कि फ़ारसी सल्तनत का ज़हूर उन तारीख़ी वाक़यात में से एक था जो पहले से मौजूद समाजी या माशी अवामिल की वजह से जल्द या बदेर वाक़ होना था। चुनांचे साइरस आज़म उन नादिर आदमियों में से एक था जिन्होंने वाक़ईतन तारीख़ के धारे को मोड़ दिया था।